Success is a vehicle that moves on wheels called hard work and discipline, while the journey is impossible without fuel called self-confidence. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. In this video, I am going to start a revision series on Indian Penal Code जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए ज़रूरी होगी। और आप इस वीडियो को जब देख लेंगे तो आप हर कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे जो आपका इंडियन पेनल कोड से संबंधित है। तो आप इसे शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वी विल टॉक अबाउट द इंडियन पेनल कोड। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको पता है कि जो क्राइम है एक तरह का सोशल फिनोमिना है। क्राइम इज ए सोशल फिनोमिना एंड दैट इज रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी, नॉट रॉन्ग अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। क्राइम ऑलवेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ राइट इन रैम। क्राइम हमेशा राइट इन रैम की कैटेगरी में आता है। ये पूरी सोसाइटी के प्रति रॉन्ग माना जाता है। दिस मीन्स क्राइम, इफ वी टॉक अबाउट द क्राइम देयर इज नो फिक्स्ड लॉ। यदि हम क्राइम की बात करते हो तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड लॉ नहीं है। ए क्राइम इज एन इंटेंशनल कमिशन ऑफ एन एक्ट विच इज यूजुअली डीम्ड सोशली हार्मफुल और डेंजरस। अ क्रिमिनल एक्ट इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय द क्रिमिनल लॉ। आपको पता है कि उसके संबंध में क्रिमिनल लॉ कौन सा है? इंडियन पेनल कोड इज द क्रिमिनल लॉ दैट इज डेल्ट विद द क्रिमिनल क्राइम्स, जो क्राइम के साथ डील करता है। तो इफ वी टॉक अबाउट द क्राइम्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, वन इज सब्सटेंटिव लॉ एंड अदर इज प्रोसीजरल लॉ। इफ वी टॉक अबाउट द सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ दैट इज आईपीसी, दैट टॉक्स अबाउट द रॉन्ग्स एज वेल एज पनिशमेंट। जैसे कि आपको पता है कि आईपीसी की जब आप बात करते हो तो आईपीसी के अंदर रॉन्ग्स को भी डिफाइन किया गया, उसके पनिशमेंट को भी डिफाइन किया गया है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो वो रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा। जैसे आपने चोरी को देखा होगा, थेफ्ट के बारे में देखा होगा, 378 आपके ऊपर लागू हो जाती है, उसका पनिशमेंट भी उसी में प्रोवाइड किया गया है। डिफेमेशन के संबंध में 499 डिफाइन करता है, पर उसका जो पनिशमेंट है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 500। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आईपीसी है दैट डिफाइंस द पनिशमेंट एज वेल एज ऑफेंस बोथ एंड दैट इज नोन एज सब्सटेंटिव लॉ। इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर रिलेटिंग टू क्रिमिनल एक्ट दैट इज सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो यदि हम बात करते हैं क्राइम की तो क्राइम इज ए ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी, नॉट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज डीम्ड सोशली हार्मफुल और सोशली रॉन्ग एंड दैट इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय द क्रिमिनल लॉ। एंड क्राइम इज ए सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इलीगल वर्ड। यदि हम ये कह दें इलीगल वर्ड्स के अंदर तो हम ये कहेंगे कि क्राइम एक इलीगल एक्ट है फॉर विच समवन कैन बी पनिश्ड बाय द स्टेट, जिसको स्टेट के द्वारा पनिश किया जा सकता है। As you know, there can be two types of wrong, civil wrong as well as criminal wrong. If we talk about the civil wrong, that may be wrong against the particular person. भी civil wrong की जब आप बात करते हो वो एक particular person के प्रति wrong हो सकता है। जैसे कि आप in the case of violation of contract, that is the wrong against a particular person. But in case of crime, that is always wrong against the society. जबकि हम जब crime की बात करते हैं तो वो society के प्रति ही wrong माना जाता है। बिकॉज दे आर ऑफ सीरियस नेचर, वो सीरियस नेचर के हैं। देर इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो दिस मीन्स जो क्राइम है दैट इज एन ऑफेंस स्पेशली अगेंस्ट द मोरलिटी, ये मोरलिटी के अगेंस्ट रॉन्ग माने जाते हैं। दिस मीन्स ए क्राइम इज एन इलीगल एक्शन फॉर विच पर्सन कैन बी पनिश्ड बाय द स्टेट। क्राइम एक ऐसा रॉन्ग है जिसके लिए एक व्यक्ति को स्टेट के द्वारा पनिश किया जाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। इफ यू टॉक पर्टिकुलरली अबाउट द इंडियन पेनल कोड, यदि हम इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पेनल कोड वाज प्रिपेयर्ड बाय द लॉर्ड मैकाले। आपने पढ़ा होगा कि जो ड्राफ्ट है इंडियन पेनल कोड का वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था 1837 में, बट इट वॉज पास्ड इन 1860। परंतु इसको पास किया गया था 1860 के में, क्योंकि जब लॉर्ड मैकाले जी ने ये कोड तैयार किया था, इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, तो वो इंग्लैंड वापस चले गए थे, जिसकी वजह से उनके जो चेयरमैन थे लॉ कमीशन के वो चेंज हो गए थे और वहाँ पे वो पास नहीं कर पाए थे और 1860 में इसे लागू किया गया था। तो दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज मैकाले कोड, इसलिए इसे मैकाले कोड के नाम से भी जाना जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस प्रोविजंस। यदि हम बात करें तो इट हैज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन एज वेल एज इंटर टेरिटोरियल ऑपरेशन। यदि हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कुछ ऐसे कानून है जिनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी हो सकता है। दिस मीन्स इंडियन पेनल कोड इज आल्सो सेम। इंडियन पेनल कोड भी इस तरह का ही है कि इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 3 ऑफ इंडियन पेनल कोड, इट स्पेसिफाइज द ऑफेंसेस विच आर कमिटेड बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
तो सेक्शन 3 जब आप देखते हैं आईपीसी का, तो वो ये कहता है कि कुछ यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस जो इंडिया की टेरिटरी से बाहर कमिट किए गए और वो किसी इंडियन के द्वारा कमिट किए गए हैं, तब भी उसको आईपीसी के अंदर ट्राई किया जाएगा, उसको उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। तो दिस एक्ट इज कॉल्ड एन इंडियन पेनल कोड। ये जो एक्ट है इसको इंडियन पेनल कोड के नाम से जाना जाता है। एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। जैसा कि आपको पता है, जब से 370 हटाई गई है तब से ये पूरे इंडिया पे लागू होता है। तो इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन पेनल कोड, देयर आर टोटल 23 चैप्टर्स। यदि हम इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल मिला के आप देखेंगे 23 चैप्टर्स हैं, एंड विच आर डिवाइडेड इनटू 511 सेक्शंस। तो टोटल मिला के 50, मैंने आपको क्या बताया, 23rd चैप्टर और 511 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफ दे टॉक अबाउट द अप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यदि हम इंडियन पेनल कोड की अप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो इट हैज 2 ज्यूरिडिक्शन। इसके तरह 2 ज्यूरिडिक्शन आपको देखने को मिलेंगे। जनरली इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। परंतु यदि आप देखें कि इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन भी है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन भी है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इट हैज 2 ज्यूरिडिक्शन, इसका इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन भी है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन भी है। यदि इन दोनों के बीच में यदि हम डिफरेंस करें, इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात करें, तो अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860 क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस द ज्यूरिडिक्शन आइदर क्राइम इज कमिटेड बाय द पर्सन, इट मे बी सिटीजन ऑफ इंडिया और ए फॉरनर। भाई सीधी बात है कि यदि आप कोई जो क्राइम किया जा रहा है, यदि एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जो भारत का नागरिक है, तब भी उसको इंडियन पेनल कोड के अंदर पनिश किया जा सकता है। और इवन यदि कोई फॉरनर हमारे देश में आकर यदि कोई क्राइम कमिट करता है, देन ही कैन आल्सो बी ट्राइड अंडर द सेम एक्ट। उसको भी इसी एक्ट के अंदर ट्राई किया जाएगा, उसको इसी के द्वारा पनिश किया जा सकता है। तो दिस मीन्स यहाँ पे यदि आप देखें तो ये जो इंडियन पेनल कोड है इसका क्या सा ज्यूरिडिक्शन हो गया, इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है। द पर्सन कमिटिंग द क्राइम इज आल्सो लाइबल टू बी ट्राइड अंडर द आईपीसी इफ द क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। यदि कोई इंडियन फॉरेन कंट्री में जाके यदि कोई क्राइम कमिट करता है तो तब भी उसको इंडियन पेनल कोड के अंदर मुकदमा चलाया जाएगा। दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। तो आपने यहाँ पे दोनों में बीच में क्या डिफरेंस समझा? इफ द क्राइम इज कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यदि इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही कोई क्राइम कमिट हो रहा है और किसी, चाहे वो इंडियन के द्वारा हो रहा है या किसी फॉरनर के द्वारा हो रहा है, तो तब भी उसको इंडिया में ट्राई किया जाएगा। नेचुरली कि उसको आईपीसी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये तो कहलाएगा इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। बट इफ द क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यदि कोई क्राइम जो इंडिया की टेरिटरी से बाहर हो रहा है और वो किसी इंडियंस के द्वारा किया जा रहा है इंडिया से बाहर के, तो ऐसी स्थिति में उसको भी इंडियन पेनल कोड के खिलाफ के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। मतलब हमारी आउटसाइड टेरिटरी से बाहर हो रहा है। सो विद इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया और विद इन एनी शिप और एयरक्राफ्ट आइदर ओन्ड बाय इंडिया और रजिस्टर्ड इन इंडिया। इसका मतलब है कि यदि कोई इंडिया की टेरिटोरियल वाटर के अंदर हो रहा है या किसी शिप के ऊपर हो रहा है इंडिया के अंदर या किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, ध्यान के चलना, या इंडिया के द्वारा उसको ओन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो ये समझा जाए, वहाँ पे वो जो लैंड एरिया है वो ये इंडिया का समझा जाएगा और वो यहाँ पे उसको इसी तरह से ट्राई किया जाएगा जैसे कि इंडिया के अंदर क्राइम कमिट हुआ है। दिस मीन्स यदि हम एग्जाम्पल से समझे तो इफ एन इंडियन प्लेन गोज टू अमेरिका, मान के चलो यदि इंडिया का कोई प्लेन है और वो अब रसिया में जाता है एंड पासिज ऑन टू पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान को में मतलब वो पास करता है, तो हेयर इफ द सिटीजन ऑफ यूएस सिटीजन, मतलब कोई यदि अमेरिका का जो सिटीजन है कमिट्स ए क्राइम, यदि इंडिया का कोई प्लेन अमेरिका में जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अमेरिका या रसिया में जा रहा है और उसे पाकिस्तान की टेरिटरी से होकर गुजरना है, और वहाँ पे जाते हुए वहाँ यूएस के मतलब किसी भी सिटीजन के द्वारा यदि वहाँ पे उसको नुकसान पहुँचाया जाता है, हमारे प्लेन को, या कोई नुकसान वहाँ पे कोई क्राइम कमिट किया जाता है, तो इट विल बी अप्लीकेबल, वो वहाँ पे उसको आईपीसी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, ध्यान रखे चलना। तो दिस मीन्स हियर आईपीसी विल बी अप्लीकेबल एंड केस हैज ज्यूरिडिक्शन इन इंडिया, और वहाँ पे तो इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो इंडिया के अंदर माना जाएगा क्योंकि वो जो प्लेन था वो इंडिया का था। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? सेक्शन 3 ऑफ द आईपीसी टॉक्स अबाउट द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। जब हम सेक्शन 3 की बात करते हैं तो सेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है। और यदि सेक्शन 4 की बात करते हैं तो सेक्शन 4 talks about the extraterritorial jurisdiction if the crime is committed by in India by a foreigner।
भी यहाँ पे यदि हम भी क्या क्या बताया मैंने आपको, सेक्शन 3 बात करता है फॉर टॉक्स अबाउट द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात कर रहा है कि यदि इंडिया का कोई नागरिक इंडिया से बाहर जाके कोई क्राइम कमिट कर रहा है। परंतु यदि सेक्शन 4 की बात करते हैं तो सेक्शन 4 मैंने आपको क्या बताया, टॉक्स अबाउट द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इफ द क्राइम इज कमिटेड बाय एन इंडियन इन फॉरेन कंट्री। भाई किसी इंडियन के द्वारा यदि किसी फॉरेन कंट्री में कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसको भी आईपीसी के अंदर वो जुरिडिक्शन में आएगा। तो वो सेक्शन 4 बता रहा है। और सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि यदि हमारे इंडिया का कोई चीज़, मतलब जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जहाज वाला एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन लगेगा। इंडिया का कोई जहाज बाहर गया था और उसके ऊपर मतलब किसी विदेशी नागरिक ने हमला करा या कोई नुकसान पहुंचाया, नेचुरली कि ही विल आल्सो बी ट्राइड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द आईपीसी। उसको भी आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में यही मेन डिफरेंस है। तो इफ वी टॉक अबाउट द कोड, भी ये जो कोड है जैसे मैंने भी आपसे कहा दिस कोड अप्लाइज टू एनी ऑफ द ऑफेंस। इसका मतलब ये जो कोड है ये उन सभी ऑफेंस पे अप्लाई होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका मतलब ये कि इंडिया की टेरिटरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में डिफाइन की गई है उसके अंदर यदि कोई ऑफेंस कमिट किया गया है तब भी आईपीसी अप्लाई होगी। विद इन द टेरिटरी वाटर्स ऑफ इंडिया, यदि इंडिया टेरिटोरियल वाटर के अंदर यदि कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, या फिर और एनी शिप और एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय इंडिया और रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो इन ऑल दिस स्टेजेस दैट क्राइम विल बी अप्लाइड इन अंडर द आईपीसी। वो उसको इंडिया के अंदर आईपीसी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। बट देयर आर सर्टेन एग्जाम्पशंस आल्सो। यदि आप देखें कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एग्जाम्पशंस भी है, तो यहाँ पे एग्जाम्पशंस कौन सी है, एग्जाम्पशन फ्रॉम इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी। देयर आर सर्टेन एग्जाम्पशंस। वो क्या है इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की, यदि मान के चलो प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट ऑफ अ स्टेट इन एनी कंट्री ड्यूरिंग द टाइम होल्ड ऑफिस, मान के चलो किसी भी देश का प्रेसिडेंट या गवर्नर हमारे इंडिया के अंदर आता है और उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है, नेचुरली कि उसको उससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो यदि वो इस समय पोस्ट पर है, ध्यान रखे चलना, इफ दे आर होल्डिंग द ऑफिस, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कंट्री, यदि किसी भी कंट्री का। सेकेंड वन इज फॉरेन सोवरन्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। जितने भी फॉरेन सोवरन्स होते हैं उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से एग्जेम्प्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर। सेकेंड वन इज एम्बेसडर या जो डिप्लोमेट्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज के, उनको भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया जाता है। एंड ऑल द सेक्रेटरीट्स एंड पॉलिटिकल एंड मिलिटिकल अटैचीज हु आर फॉर्मली पार्ट ऑफ द मिशन, जो मिशन के पार्ट होते हैं, तो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंटर टेरिटोरियल ऑपरेशन इन इंडिया। वहाँ पे इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर रखा जाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, गुंजन इज सिटीजन ऑफ इंडिया। गुंजन एक भारत की नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। मर्डर रंजन, वो इंडिया के अंदर रंजन का मर्डर कर देते, तो नेचुरली सी विल बी ट्राइड अंडर आईपीसी। एंड ग्लोरी ए फॉरन, मान के चलो ग्लोरी एक फॉरनर है, मतलब जो भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक है, और वो इंडिया के अंदर रंजन का मर्डर कर देती है, तो नेचुरली सी विल आल्सो बी ट्राइड अंडर द आईपीसी, तो उसको भी ट्राई किया जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे क्राइम आउटसाइड इंडिया हो रहा है, आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया से बाहर जाके यदि कोई इंडियन कोई क्राइम कमिट करता है, नेचुरली कि ही विल आल्सो बी ट्राइड अंडर द आईपीसी, उसको भी ट्राई किया जाएगा इंडिया के अंदर आईपीसी के तहत, उसको मुकदमा चलाया जाएगा और पनिश भी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चेतन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। चेतन कोई इंडिया का नागरिक है और वो दुबई जाता है घूमने के लिए और वहाँ पे जाके किसी का मर्डर कर देता है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया। उस ऐसी स्थिति में उसको इंडिया के अंदर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा मर्डर के लिए। तो दिस इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जुरिडिक्शन। इफ वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, यदि हम एलिमेंट्स के क्राइम के एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फॉर एवरी क्राइम देयर आर 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स। हर क्राइम के लिए 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, ह्यूमन बीइंग। आपको पता है कि कोई भी जो क्राइम होता है उसके लिए ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। फॉर ए क्राइम इट इज एसेंशियल दैट रोंग मस्ट बी डन बाय द ह्यूमन बीइंग। रोंग मस्ट बी डन बाय द ह्यूमन बीइंग एंड आल्सो अगेंस्ट द ह्यूमन बीइंग। कोई भी जो रोंग कमिट किया जाता है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाना चाहिए, तभी वो आईपीसी के अंदर जुरिडिक्शन रखेगा, तभी आईपीसी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इफ एन एनिमल कॉजेज एन इंजरी, यदि मान के चलो यदि कोई एनिमल है, कोई गाय है, भैंस है या कुत्ता है, यदि किसी आदमी को नुकसान पहुंचाता है, नेचुरली आप उस कुत्ते के खिलाफ तो मतलब मुकदमा नहीं फाइल करेंगे। इफ एन एनिमल कॉजेज एन इंजरी वी कांट हेल्ड द एनिमल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्राइम।
बट इट्स ओनर, हाँ हम ये कह सकते हैं कि उसका जो मालिक है ही कैन बी लाइबल फॉर दैट इंजरी, उसके मालिक को उसके लिए इंजरी के लिए लाइबल ठहरा सकते हैं. सो द क्राइम मस्ट बी कमिटेड बाय द ह्यूमन बीइंग हु इज अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन ए पार्टिकुलर वे. भाई यहाँ पे जो क्राइम कमिट किया जा रहा है वो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाना जरूरी है. And who is under the legal obligation to act in a particular way. If you talk about the human being या person, that is defined under section 11 of the IPC. आपको पता है कि सेक्शन जो IPC का जो सेक्शन 11 है वो पर्सन की परिभाषा बताता है. वो ये कहता है कि पर्सन का मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है या फिर वो आप कहते हैं कि वो नेचुरल पर्सन है. आपको पता है कि पर्सन की जब बात हम करते हैं तो वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है. तो यहाँ पे जो सेक्शन 11 है वो पर्सन की परिभाषा बताते हुए ये कहता है कि इट इंक्लूड्स अ कंपनी, एसोसिएशन ऑफ बॉडी, बॉडी ऑफ पर्सन्स. तो दिस मीन्स दे आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन. दिस मीन्स इफ ए क्राइम इज कमिटेड बाय ए कंपनी देन दैट इज आल्सो पनिशेबल इन द आईपीसी. यदि कोई क्राइम किसी कंपनी के द्वारा कमिट किया जा रहा है तब भी वो आईपीसी के अंदर पनिशेबल होगा. इफ ए लाइन किल्ड ए मैन, मान के चलो एक लाइन ने किसी आदमी को मार दिया तो लाइन विल नॉट बी पनिशेबल. भी वहाँ पे लाइन के ऊपर आप मुकदमा नहीं चलाएंगे मर्डर का कि भाई आईपीसी के अंदर. एज द क्राइम इज डन बाय द लाइन हु इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग. तो दिस मीन्स फॉर ए क्राइम देयर मस्ट बी एन ह्यूमन बीइंग. किसी भी क्राइम के लिए ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है. क्राइम मस्ट बी कमिटेड बाय एन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग के द्वारा होगा तभी वो मुकदमा उसके खिलाफ चलाया जा सकता है. एंड द नेक्स्ट आपका जो एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज मेंस्ट्रुआ. मेंस्ट्रुआ मीन्स मेंटल कंडीशन. जैसा आप जानते हैं कि दिस मीन्स सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द क्राइम इज मेंस्ट्रुआ और गिल्टी माइंड, और क्या कहेंगे गिल्टी माइंड या इंटेंशनल कमीशन ऑफ द क्राइम, इविल इंटेंट. कि मतलब वहाँ पे उसकी इंटेंट जो थी वो इविल इंटेंट थी, गलत इंटेंट थी. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लॉ इज दैट देयर मस्ट बी गिल्टी माइंड बिहाइंड द एक्ट. किसी भी क्रिमिनल लॉ के लिए ये कहा जाता है कि किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए गिल्टी माइंड होना जरूरी है. देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड. जनरली आप यही कहेंगे कि यदि उसका गिल्टी माइंड नहीं है तो वहाँ पे उसने कोई क्राइम कमिट नहीं करा है. तो देयर कैन बी नो क्राइम ऑफ एनी नेचर विदाउट द मेंस्ट्रुआ और विदाउट एनी इविल इंटेंट. देयर एवरी क्राइम रिक्विजिट्स ए मेंटल एलिमेंट. ये जनरली कहा जाता है कि किसी भी क्राइम के लिए मेंस्ट्रुआ इज रिक्वायर्ड. मेंस्ट्रुआ जरूरी है. दैट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी. मेंस्ट्रुआ क्या है? ये एक तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लाइबिलिटी का. द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेंस्ट्रुआ इज दैट द एक्यूज मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इन मेकिंग द क्रिमिनल एक्ट विद विच ही इज चार्ज्ड. एक व्यक्ति ने मर्डर किया है, नेचुरली कि उसे पता होना चाहिए कि मैंने मर्डर किया है. उसको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि मैंने गलत किया है. ही मस्ट बी अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट. उसको उसके बारे में पता होना चाहिए. द वर्ड लाइक वॉलेंटरली, नो आप कह सकते हैं वर्ड इसके लिए, आप जैसे मेंस्ट्रुआ के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वॉलेंटरली, नॉलेज, डिसऑनेस्टली, इंटेंशनली, दीज आर द सिनोनियम वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड. इनको इसके संबंध में यूज किया जा सकता है. तो दिस मीन्स आपने एक मैगजीन पढ़ी होगी, एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंसेट्रिया. एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंसेट्रिया, जिसका मतलब यही होता है कि गिल्ट विदाउट एनी गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी एक्ट. भाई देयर कैन बी, यदि आपके पास गिल्टी इंटेंशन नहीं है तो वहाँ पे कोई गिल्टी एक्ट हो ही नहीं सकता. तो दिस मीन्स देयर क्या बोलेंगे, गिल्टी इंटेंशन एंड गिल्टी एक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्राइम. कि गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी एक्ट दोनों एक साथ होंगे तभी आपका क्राइम कमिट होगा. इसके लिए मैंने आपको मैगजीन बताई एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंसेट्रिया, कि यदि आप कोई क्राइम की बात करते हैं तो वहाँ पे गिल्टी इंटेंशन होना जरूरी है. नो पर्सन कैन बी पनिश्ड इन ए प्रोसीडिंग ऑफ द क्रिमिनल नेचर अनलेस इट इज प्रूव दैट ही हैज ए गिल्टी माइंड. आप किसी भी व्यक्ति को तब तक पनिश नहीं कर पाएंगे किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए जब तक ये प्रूव ना हो जाए ही वॉज हैविंग द गिल्टी माइंड एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट. यदि आप ये प्रूव नहीं कर देते कि उसका गिल्टी माइंड था उस समय जब उसने क्राइम कमिट किया था. तो दिस मीन्स मेंटल एलिमेंट इज मस्ट. मेंस्ट्रुआ इज मस्ट टू कमिट ए गिल्टी मतलब क्राइम. उसको क्राइम को कमिट करने के लिए जरूरी है. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी. जैसे मैंने आपसे बताया कि ये एक तरह से प्रिंसिपल है क्रिमिनल लाइबिलिटी का. तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुआ मीन्स मेंटल एलिमेंट. दैट इज द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम. इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, यदि बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की, ये यहाँ पे मैंने ये जो आपको लिखा था फॉर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुआ, मेंस्ट्रुआ जो उसके अलग अलग फॉर्म्स बता रखे हैं. जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इंटेंशन,
इंटेंशन मीन्स मतलब मेन जो पर्पज है और जो उसका जो बनाया गया है जो क्राइम को करने के लिए, तो क्या बोलेंगे? इंटेंशन मीन्स पर्पज और डिजाइन विद विच एन एक्ट इज डन। आपका पर्पज ही है उस एक्ट को करना था, पर्पज और डिजाइन विद विच दैट एक्ट वाज डन। इंटेंशन मीन्स पोजीशन ऑफ माइंड, कंडीशन ऑफ समवन एट ए पार्टिकुलर टाइम। उस व्यक्ति की कंडीशन क्या थी उस समय पार्टिकुलर टाइम पे, वो उसकी इंटेंशन को दर्शाएगी। तो क्रिमिनल इंटेंशन डज नॉट मीन मतलब स्पेसिफिक इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन का मतलब ये नहीं कि उसकी स्पेसिफिक इंटेंशन है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, ए पॉइजन्स द फूड विद बी विच बी इज सपोज टू ईट। ए बी के खाने में जहर डाल देता है विद इंटेंशन टू किल बी, विद नेचुरली कि वो बी को मारना चाहता है तभी वो उसने जहर में डाला। परंतु सी ने वो बी की जगह वो खाना सी खा जाता है, तो नेचुरली है कि वहाँ पर ए जो है वो सी को मारने के सी के मर्डर के लिए भी दोषी माना जाएगा। तो ए विल बी लाइबल फॉर किलिंग द सी। नेचुरली कि वो सी को तो मारना चाहता ही नहीं था, वो मारना तो बी को चाहता था। तो ए विल आल्सो बी लाइबल टू किल द सी बिकॉज हिज इंटेंशन वाज टू किल द बी। बट वहाँ पे मर कौन गया? सी मर गया। नेचुरली तो वहाँ पे उसकी इंटेंशन देखी जाएगी कि उसकी इंटेंशन क्या थी। उसकी इंटेंशन तो गिल्टी इंटेंशन ही थी, उसको मारना बी को था। तो दैट इज द इंटेंशन। सेकंड वन इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में आप क्या कहेंगे? दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मेंसरिया। ये भी मेंसरिया की सेकंड फॉर्म है। नेग्लिजेंस इज नोट द मतलब नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? मतलब नोट टेकिंग द प्रॉपर कॉशन दैट यू वर अंडर द ऑब्लिगेशन टू टेक द केयर। भाई नेचुरली कि आपके पास लॉ के द्वारा एक ऑब्लिगेशन थोपी गई है कि आपको यहाँ पर केयर बरतनी है, परंतु आप यदि उस केयर को नहीं बरतते जान उसके, नेचुरली कि यू विल बी लाइबल, तब आप वो लाइबल होंगे, वहाँ पे उपेक्षा के दोषी माने जाएंगे आप। तो दिस मीन्स वेयर देयर वाज लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटी टू टेक द केयर। इफ़ यू नेग्लेक्ट नॉट टू टेक द केयर, भी आपने वहाँ पर नेग्लेक्ट करा, उस ड्यूटी को आपने नहीं बरता, उस केयर को नहीं बरता, नेचुरली यू विल बी लाइबल, आप वहाँ पे लाइबल होंगे। तो नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस इंडिकेट्स स्टेट ऑफ माइंड। जहाँ पे नेग्लिजेंस की बात आ जाती है या केयरलेसनेस की बात आ जाती है, तो वो भी एक तरह से माइंड की कंडीशन को ही दर्शाएगा। तो आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं फॉर एवरी मतलब मेडिकल नेग्लिजेंस। यदि कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाता है, नेचुरली कि आपको डॉक्टर कोई ऑपरेशन कर रहा है और वो नेग्लिजेंस मतलब करते, और वो पेट के उसके अंदर उसमें जो चाकू जिससे उसने काटा था पेट को वो उसमें ही छोड़ देता है, नेचुरली कि ही विल बी लाइबल अंडर आईपीसी। उसको भी आईपीसी में ट्राई, क्योंकि उसको केयर बरतने की उसकी पूरी जिम्मेदारी थी कि वो जब ऑपरेशन कर रहा है वो सब चीज़ें ध्यान रखे इन चीज़ों का। तो दिस मीन्स दीज मतलब वेयर देयर इज नेग्लिजेंस देयर इज आल्सो गिल्टी, मतलब वो भी एक तरह से उसके मेंटल एलिमेंट में आ जाएगा। एंड द थर्ड वन इज रेकलेसनेस। रेकलेसनेस का मतलब जल्दबाजी, जैसे अपना काम करने की जल्दी होती है और आप अपने दारू या वो पीते हैं और कानों में लीड लगाते हैं और गाड़ी चला रहे हैं और आपसे एक्सीडेंट हो जाए, तो आप ये नहीं कर सकते कि मेरा इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की। देयर वॉज रेकलेसनेस। रेकलेसनेस मीन्स पर्सन डज नॉट डिजायर द कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसको कॉन्सिक्वेंस उसका मतलब उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो एक्सीडेंट करे, बट मतलब फोर्सिंग द पॉसिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेज। भी वहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस स्पीड से आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, नेचुरली कि वहाँ पे एक्सीडेंट होना संभव है। तो आप क्या मतलब, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप ड्राइव कर रहे हैं और आप ड्राइव करते हुए ड्रिंक किया हुआ है या फिर आपने कानों में ईयर प्लग लगाए हुए हैं, आप पीछे से आवाज़ नहीं सुन पाए हैं, तो ही विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस, वो लाइबल माना जाएगा इन द केस ऑफ रेकलेसनेस। वहाँ पे रेकलेसनेस का केस आ जाएगा। तो दी जाता सर्टेन कंडीशन जहाँ पे वो मेंटल कंडीशन को दर्शा रहे हैं। नेग्लिजेंस बताया मैंने आपको, दूसरा बताया आपको क्या नाम है इसके लिए, इंटेंशन, नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। तो ये सारे के सारे वो एलिमेंट है जो मेंटल कंडीशन को दर्शाएंगे, परंतु इसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी है मेंटल एलिमेंट के लिए। वो एक्सेप्शन कौन कौन सी हो सकती है? लाइबिलिटी इम्पोज बाय स्टैट्यूट। सबसे पहले लाइबिलिटी इम्पोज बाय स्टैट्यूट। यदि कहीं पे ये लाइबिलिटी इम्पोज की जा रही है कि स्टैट्यूट के द्वारा इम्पोज की जा रही है, मतलब वहाँ पे कानून ये कहता है कि चाहे भले ही आपने मेंस्ट्रुआ था या नहीं था, यू विल बी लाइबल, आप लाइबल होंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टैट्यूट के द्वारा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की जा रही है। नेचुरली कि वहाँ पे मेंस्ट्रुआ नहीं देखा जाएगा, यू विल बी लाइबल। Where a statute imposes liability, the presence or absence of the guilty mind is irrelevant. It will not take into consideration. वहाँ पे उसको कंसिडरेशन में कभी नहीं लिया जाएगा। सेकेंड वन इज पैटी केसेस। पैटी केसेस का मतलब क्या होता है कि जिनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए ज़्यादा देरी आपको नहीं करनी, दे विल बी डिस्पोज ऑफ स्पीडली। अब आप छोटे छोटे केसेस में इतना टाइम लगाने लग गए तो यहाँ तो कोर्ट में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो नेचुरली कि वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव द मेंस्ट्रुआ, वहाँ पे उस मेंस्ट्रुआ को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। इन सच पैटी केसेस स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेज इज नेसेसरी, कि स्पीडी डिस्पोजल किया जाना उनका जरूरी है।
तो इन दोज केसेस, इन दोज पेटी केसेस, देयर इज नो प्रूफ ऑफ मेंस्ट्रुआ इज रिक्वायर्ड। वहाँ पे मेंस्ट्रुआ का प्रूफ की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जनरली आप क्या देखेंगे, वहाँ पर आप वो ये देख लेंगे कि उस समय कंडीशन क्या है, बस उसके आधार पे उसे पनिश कर देंगे। तो नेचुरली है कि वहाँ पे मेंस्ट्रुआ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रूव नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि भी थिंग्स स्पीक्स ऑफ इटसेल्फ, वहाँ पे जो चीज़ है वो अपना बता रही है नेचुरली की, तो वहाँ पे उसके मेंस्ट्रुआ की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड वन इज पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स कि इफ द इन द केस ऑफ पब्लिक सेफ्टी, यदि किसी भी पब्लिक सेफ्टी के लिए आपको रिक्वायरमेंट मतलब एक मतलब उसकी केयर बरतनी चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, नेचुरली कि वहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विल बी इम्पोज्ड ऑन यू, आपको ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इम्पोज की जाएगी। जैसे कि आपने उसमें पढ़ा होगा हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह में जो धुआं वगैरह निकलता है, भाई ये वहाँ पे जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो केयर बढ़ते कि जब वो धुआं निकल रहा है उसको ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, परंतु वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाता और उसकी वजह से लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, नेचुरली ही दे विल बी लाइबल, चाहे भले उनकी नेग्लिजेंस है या नहीं है। तो दिस मीन्स इन दैट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, दैट इज इन द पब्लिक सेफ्टी, वो पब्लिक सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। तो इन द पब्लिक सेफ्टी, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज इम्पोज, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उनके ऊपर इम्पोज की जाएगी। एंड वेदर ए पर्सन कॉज पब्लिक न्यूसेंस विद ए गिल्टी माइंड और विदाउट द गिल्टी माइंड, यदि किसी व्यक्ति ने पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया है, चाहे वो गिल्टी माइंड से किया हो या फिर विदाउट गिल्टी माइंड किया हो, नेचुरली ही विल बी पनिश्ड। भाई पब्लिक न्यूसेंस तो आपने किया है, वहाँ पे गिल्टी माइंड नहीं देखा जाएगा। तो ये वो केसेस बता रही है जहाँ पे मेंस्ट्रुआ की अब मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ। जनरली आपने एक मैगजीन सुनी होगी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज मतलब इग्नोरेंस फैक्ट्स एक्सक्यूजा वाइड इग्नोरेंस जूरिस नॉन एक्सक्यूजा। आपने मैंने मैगजीन कुछ वीडियो में मतलब मैगजीन्स की वीडियो बनाई, आप उनमें देखना, मैंने ये मैगजीन भी डाली हुई है। तो इग्नोरेंस फैक्ट्स एक्सक्यूजा मतलब फैक्ट्स का इग्नोरेंस तो आप एक्सक्यूज ले सकते हैं, परंतु इग्नोरेंस जो लॉ कैन बी एक्सक्यूज मतलब आप कभी भी उसका एक्सक्यूज नहीं ले पाएंगे। तो दिस मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ, आप ये कहें कि आप चोरी करके ये कहें कि मुझे नहीं पता था कि चोरी करना अपराध है, नेचुरली कि दैट कैन नॉट बी एक्सक्यूजेबल। आप 100 की स्पीड से 100 से अधिक की स्पीड पे यदि आप गाड़ी चला रहे हैं पब्लिक वे पर, नेचुरली कि यू कांट टेक द एक्सक्यूज कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा करना अपराध है। तो इग्नोरेंस लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज। वहाँ पे मेंटल कंडीशन को देखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो मेंस्ट्रुआ इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो वहाँ पे यदि आपसे कोई गलत काम हो जाता है, आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है ऐसा करते हुए, तो नेचुरली यू विल बी लाइबल अंडर द आईपीसी। तो वहाँ पे आपको लाइबल ठहराया ही जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये तो मैंने आपको सारे बताया मेंटल एलिमेंट से, तो इसका मतलब ये होगी कि सेकंड एसेंशियल एलिमेंट फॉर द क्राइम इज मेंस्ट्रुआ। ये पूरा का पूरा मेंस्ट्रुआ से रिलेटेड था। नाउ द कम टू द थर्ड एलिमेंट, दैट इज एक्टस रियस। एक्टस रियस किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक्टस रियस मीन्स गिल्टी एक्ट और अमिशन। एक्टस रियस मीन्स गिल्टी एक्ट मीन्स जो कार्य आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत कार्य है, इलीगल एक्ट है, कानून की नज़र में गलत कार्य है, तभी आप लाइबल होंगे। सम ओवर्ट एक्ट और अनलॉफुल एक्ट, इलीगल ओमिशन मस्ट टेक प्लेस इन द पर्सुएंस ऑफ द गिल्टी इंटेंशन। भी गिल्टी इंटेंशन तो है, हम मानते हैं, परंतु गिल्टी इंटेंशन के साथ आपने जो कार्य किया दैट इज एन इलीगल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट, ओवर्ट एक्ट, देन ओनली यू कैन बी हेल्ड लाइबल, तभी आप लाइबल ठहराए जाएंगे। दस इट मस्ट बी सच रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एज द लॉ सिक्स टू प्रिवेंट। जिसमें यहाँ पे कोई ऐसा कंडक्ट होना चाहिए जिसको कानून प्रिवेंट करता है, कानून मना करता है कि आपको ऐसा नहीं करना, तभी आप लाइबल होंगे। मीन्स ए ह्यूमन बीइंग एंड मतलब एंड इविल इंटेंट, मैंने अभी आपको 2 एलिमेंट बताए थे, मतलब इन दोनों को साथ तो होना जरूरी है, आर नॉट एनफ। भी सीधी बात है कि ह्यूमन बीइंग होना और मेंस्ट्रुआ होना ही सफिशिएंट नहीं है। फॉर दिस एक्टस रियस इज आल्सो नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए एक्टस रियस होना भी जरूरी है, मीन्स गिल्टी इंटेंट के साथ साथ गिल्टी एक्ट भी होना जरूरी है। इफ द एक्ट दैट इज डन बाय द पर्सन दैट इज द गिल्टी एक्ट, अनलॉफुल एक्ट, ओवर्ट एक्ट, देन ओनली पर्सन कैन बी हेल्ड लाइबल अंडर द आईपीसी, तभी उसको आईपीसी में लाइबल ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आपको क्या होता है, एक्टस रियस मीन्स गिल्टी एक्ट, मतलब वो क्या कहूँगे कि एक्टस रियस इज डिफाइंड एज द रिजल्ट ऑफ वॉलंटरी ह्यूमन कंडक्ट दैट इज अनलॉफुल। voluntary human conduct which is unlawful, which is illegal, which is opposite to law, to which law prohibits, जिसको कानून रोकता है करने से। If the doing of some act by the person to be held liable, this means वहाँ पे आपने वो जो कार्य किया, जो गलत कार्य किया, वो willingly किया, naturally you will be liable। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए, ए नंबर ऑफ पर्सन्स कॉन्स्पायर टू मर्डर ए पर्सन। भी एक 4 व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति के मर्डर की कॉन्स्पायरेसी रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं।
एंड ओनली वन ऑफ देम एक्चुअली सूट्स द पर्सन। और नेचुरली मतलब वहाँ पे कॉन्स्पायरेसी तो 4 व्यक्तियों ने रची थी, परंतु उनमें से शूट एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, उस व्यक्ति को जिसको मारने का वो षड्यंत्र रच रहे थे। नेचुरली ऑल द कॉन्स्पायरेटर्स विल बी लाइबल फॉर दैट एक्ट। वहाँ पे जितने भी कॉन्स्पायरेटर षड्यंत्र रचने वाले चारों जो व्यक्ति थे, ऑल विल बी सेम लाइबल, ऑल विल बी लाइबल टू द सेम एक्सटेंट। वहाँ पे सबकी लाइबिलिटी सेम होगी। तो कहने का मतलब ये कि यदि आप कार्य कर रहे हैं वो कानून के द्वारा, यदि मतलब वो गलत कार्य कर रहे हैं कानून की नज़र में, नेचुरली दे यू विल बी लाइबल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ह्यूमन बींग के साथ ह्यूमन बींग, मेंसरिया और एक्टर सीरियस ऑल आर नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। एंड द नेक्स्ट वन इज इंजुरी टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या कहता है? इंजुरी टू अनदर पर्सन मीन्स यहाँ पे टू मतलब फॉर ए पर्सन टू बी लाइबल अंडर द क्रिमिनल क्राइम for a person to be liable under IPC, it is essential that injury should be unlawful, illegally caused to another person। इसका मतलब ये कि यदि आपने क्राइम कमिट करा तभी आपको ये क्राइम के अंदर दोषी माना जाएगा, यदि आपने जो कार्य किया है उससे किसी व्यक्ति को इंजरी कॉज की है। दिस मीन्स टू बी लाइबल अंडर द क्राइम इट इज एसेंशियल दैट इंजरी शुड बी इलीगली और अनलॉफुली कास्ट टू अनदर पर्सन इन बॉडी। और वो जो इंजरी आपने कॉज की है वो कैसी होनी चाहिए? नेचुरली कि वो आपकी बॉडी में भी हो सकती है, माइंड की भी हो सकती है, रेपुटेशन की भी हो सकती है और प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। ये आपने सुना होगा। तो इसका मतलब ये कि यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर इंटेंशनली और किसी मतलब ऐसा कार्य किया जो कानून की नज़र में गलत है, और ऐसा करते हुए उसने किसी व्यक्ति को इंजरी कॉज की है, और वो इंजरी जो है जो कॉज की है उसकी वजह से यदि किसी व्यक्ति के माइंड में इंजरी पहुंचती है, बॉडी में इंजरी पहुंचती है, किसी व्यक्ति की रेपुटेशन पे इंजरी पहुंचती है या किसी की प्रॉपर्टी पे इंजरी पहुंचती है, ही विल बी ट्राइड अंडर द आईपीसी। नेचुरली कि उसको आईपीसी के अंदर ट्राई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44। आपने सेक्शन 44 पढ़ा होगा। सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी डिफाइन द टर्म इंजरी। सेक्शन 44 जो आईपीसी का है उसके अंदर इंजरी की परिभाषा दी गई है। वो क्या कहता है कि सेक्शन 44 ऑफ द सेज दैट इंजरी मीन्स एनी हार्म whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation और प्रॉपर्टी। सेक्शन 44 जो आईपीसी का है वो ये कहता है कि इंजरी का मतलब कोई भी मतलब इलीगली यदि आपने कोई भी हार्म जो है यदि किसी व्यक्ति को इलीगली कॉज की है उस व्यक्ति के बॉडी में, माइंड में, रेपुटेशन को या फिर प्रॉपर्टी को, तो यू विल बी लाइबल फॉर दैट इंजरी। आप उस इंजरी के लिए लाइबल होंगे अंडर द आईपीसी। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर? जब भी हम क्राइम की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट मैंने आपको बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ह्यूमन बींग के द्वारा क्राइम कमिट किया जाना जरूरी है, तभी आप आईपीसी में दोषी माने जाएंगे। सेकंड मैंने आपको बताया मेंटल एलिमेंट होना जरूरी है, मतलब मेंसरिया इंटेंशनली किया जाना चाहिए। मतलब वहाँ पर ये नहीं है कि वो गलती से हो गया या कि मैं कह दूँ कि उसे पता नहीं था कि ऐसा मैं कार्य कर रहा हूँ। तो दिस मीन्स एक्ट मस्ट हैव बीन डन इंटेंशनली किया जाना चाहिए। मतलब वहाँ पे इंटेंशन इन मस्ट, डिसऑनेस्टली किया जाना चाहिए, नॉलेजली किया जाना चाहिए, वॉलंटरली किया जाना चाहिए। थर्ड मैंने आपको बताया एक्टर सीरियस मीन्स मैंने आपको कहता है गिल्टी एक्ट होना चाहिए। जो कार्य आप कर रहे हैं वो गिल्टी एक्ट या ओमिशन होना चाहिए, तभी आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड द लास्ट वन मैंने आपको बताया इंजरी मीन्स इंजरी मस्ट हैव बीन कॉज टू अनदर पर्सन। जिसके संबंध में आपने वो कार्य किया है उसको इंजरी कॉज की जानी चाहिए, तभी आप लाइबल होंगे। तो दीज आर द सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। यदि चारों एसेंशियल एलिमेंट जो मैंने आपको बताया यदि ये सारे मतलब अवेलेबल हैं देन यू विल बी ट्राइड अंडर द आईपीसी, तभी आपको आईपीसी में ट्राई किया जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। एंड द नेक्स्ट आपका जो वो है कॉन्सेप्ट है दैट इज द स्टेजेस ऑफ द क्राइम। यदि आप बात करते हैं क्राइम की स्टेजेस की, अ पर्सन कमिट्स ए क्राइम आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ डूइंग ए वॉलंटरी एक्ट। आपको भी पता है कि जब भी कोई व्यक्ति क्राइम कमिट करता है तो उस वॉलंटरी एक्ट को प्रिपरेशन करने के बाद ही कमिट किया जाता है। इट इंक्लूड्स 4 स्टेजेस। जब हम बात करते हैं स्टेजेस की तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरली 4 तरह की स्टेज मिलती है। द कमीशन ऑफ द क्राइम कॉन्स्टिट्यूट्स 4 स्टेजेस, जनरली 4 स्टेजेस। वो कौन सी 4 स्टेजेस हो सकती है? नंबर 1 क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब वहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। तो क्रिमिनल इंटेंशन इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ द क्राइम। मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि मेंटल स्टेज आपकी जरूरी है। जब आप क्राइम कमिट कर रहे हैं वहाँ पे आपको मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। बट मतलब वहाँ पे कहेंगे मियर इंटेंशन इज नॉट सफिशिएंट टू कंसिडर द क्राइम एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव द गिल्टी मतलब माइंड।
भाई नेचुरली कि यदि आपने दिमाग में लाया कि भाई हाँ मैं बी का मर्डर करना चाहती हूँ, तो केवल ये नहीं कि आपको और आपने कुछ किया नहीं उसके संबंध में, नेचुरली कि गिल्टी इंटेंशन के आधार पे आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और बी को पता है कि आप उसके खिलाफ मर्डर मतलब उसके मर्डर का षड्यंत्र रच रहे हैं अंदर से, आप दिमाग में सोच रहे हैं। तो यदि क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव बाय बी दैट यू आर मतलब आप कहीं ना कहीं उसके मर्डर की मतलब दिमाग में ला रहे हैं, तो नेचुरली है तो क्या कहेंगे, इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द कमिशन, ये फर्स्ट स्टेज है कमीशन क्राइम की, कमीशन की, विच इज नोन एज मेंटल स्टेज, इसको मेंटल स्टेज के नाम से जाना जाता है। मियर इंटेंशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, केवल इंटेंशन होने से ही क्राइम कमिट नहीं होगा जब तक कि आगे के कार्य नहीं किए जाएंगे। एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्टी माइंड, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो गिल्टी माइंड को प्रूव नहीं कर पाएगा अकेले जब तक कि उसके आगे के स्टेज नहीं की जाएगी। तो नेचुरली कि क्या कहेंगे, इट इज अकेली मतलब यदि आप कहें कि इंटेंशन है, गिल्टी इंटेंशन है, क्रिमिनल इंटेंशन है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, दैट इज द ओनली फर्स्ट स्टेज, वो फर्स्ट स्टेज में आ जाएगी बस। इफ वो टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज दैट इज प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मीन्स तैयारी करना। तो क्या हम कहेंगे, इट इज द सेकंड स्टेज व्हेन वेयर द नेसेसरी मेजर्स फॉर द कमीशन ऑफ द क्राइम हैज बीन टेकन, नेसेसरी मेजर जो आपने क्राइम कमिट करना है उसके संबंध में नेसेसरी आपने जो भी वो लेने थे, जो भी तरीके अपनाने थे वो आप कर चुके हैं। तो इंटेंशन फॉलोड बाय प्रिपरेशन, इसका मतलब यदि पहले आपने दिमाग में इंटेंशन ली कि भी हाँ मुझे बी का मर्डर करना है, अब बी का मर्डर कैसे करना है आपने सोचा होगा, उसकी तैयारी की होगी, नेचुरली आपने जहर देकर मारना, आप जहर खरीद कर लाए होंगे, आपने उसको गोली से मारना है, नेचुरली बंदूक खरीद कर लाए होंगे, तो दैट इज द प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन मीन्स इंटेंशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रिपरेशन, इंटेंशन के पीछे पीछे क्या आएगी, प्रिपरेशन आएगी। दैट इज आल्सो नॉट एनफ टू कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम, ध्यान रख के चलना, इंटेंशन के बाद आपने प्रिपरेशन कर ली, आपने कहा कि भी ए बी को मारना चाहता है ए, और ये कहा कि भी मैं उसके खाने में जहर मिला दूंगा, और ए ने इस पर्पज से वो जहर खरीद के ले आया, तो नेचुरली कि इंटेंशन एंड क्या कहेंगे, इंटेंशन एंड प्रिपरेशन बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम। भाई वहाँ पे आप ये कहें कि ये जहर जो खरीद के लाया और बी को पता है कि ये जहर खरीद के लाया मारने के लिए, तो वहाँ पे बी ये कैसे प्रूव कर पाएगा कि वो जहर उसको मारने के लिए खरीद के लाया है, वो नहीं प्रूव कर पाएगा। तो दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम। जैसे मैंने आपसे कहा कि इफ ए पर्सन परचेज अ पिस्टल एंड कीप द लोडेड पिस्टल इन हिज पॉकेट इन ऑर्डर टू किल हिज एनिमी बट डज नॉट टेक एनी मोर टेक स्टेप, मतलब यदि उससे आगे का स्टेप यदि वो नहीं लेता तो देन यू कांट प्रूव, आप उसे ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि वो उसको मारना चाहता था। इट विल बी इम्पॉसिबल, मतलब वो इम्पॉसिबल हो जाएगा प्रूव करना फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो दिस मीन्स इंटेंशन एंड प्रिपरेशन बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू प्रूव अ क्राइम, दिस इज द सेकंड स्टेज ओनली, ये एक तरह से सेकंड स्टेज मानी जाएगी। हम बट यदि हाँ ये कही कि देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं इसके भी, जहाँ पे प्रिपरेशन को भी दोषी माना जा सकता है, प्रिपरेशन के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है किसी व्यक्ति को, कुछ अपवाद हैं। वो कौन से एक्सेप्शनल केसेस है, प्रिपरेशन टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यदि आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वार मतलब करना चाहते हैं और वहाँ पे आप कोई प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा सेक्शन 122 ऑफ द आईपीसी वो इसी से संबंधित है। तो प्रिपरेशन टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यदि आपने केवल प्रिपरेशन ही कर ली तो यू विल बी पनिश्ड अंडर द आईपीसी, तब भी आपको आईपीसी में दोषी माना जाएगा। सेकेंड वन इज प्रिपरेशन फॉर काउंटरफिटिंग ऑफ द कॉइन्स या गवर्नमेंट स्टैम्प्स, क्या मतलब कि यदि आप कोई मशीन खरीद के लाते हैं जिसके अंदर आप नकली सिक्के या नकली करेंसी आप बना सकते हैं, तो और वो ये आपको पता होगा कि सेक्शन आपके हैं 233 से लेकर 235 ऑफ द और 257 तक आईपीसी के जो है ये इसी से संबंधित है। तो यदि आप प्रिपरेशन करते हैं फॉर द काउंटर फिटिंग ऑफ द क्वाइंस और गवर्नमेंट स्टैम्प्स दैट विल बी सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द क्राइम, वो क्राइम को कमिट करने के लिए सफिशिएंट मानी जाएगी। एंड द थर्ड वन इज मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी, यदि आप एक प्रिपरेशन करते हैं और डेकोइटी बनाने के लिए मतलब करने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे कई सारे लोग मिलकर अपने हथियार खरीद के लाते हैं और वो डेकोइटी के लिए चल देते हैं, नेचुरली वो प्रिपरेशन आपने कर ली, तो डैट विल बी सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द क्राइम, वो उस क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए सफिशिएंट है। ऐसा कहाँ पर है, अंडर द सेक्शन 399 ऑफ आईपीसी, 399 जो आईपीसी का वो इसी से संबंधित है। डेकोइटी को वो प्रिपरेशन के आधार पर ही उसको दोषी माना जा सकता है। तो मैंने आपको कौन कौन से इसके एक्सेप्शन बताए हैं। सबसे पहले मैंने बताया प्रिपरेशन टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यदि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट वार वो करने वाले हैं, नेचुरली सेक्शन 122 ऑफ द आईपीसी वहाँ पे प्रिपरेशन के आधार पे आपको दोषी माना जाएगा। सेकंड मैंने आपको बताया प्रिपरेशन फॉर काउंटरफिटिंग ऑफ द क्वाइंस और गवर्नमेंट स्टैम्प्स, इसके लिए मैंने आपको बताया सेक्शन 233 से लेकर 235 ऑफ द आईपीसी,
और 257 ऑफ द आईपीसी वो इसी से संबंधित है, जहाँ पे ओनली प्रिपरेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द क्राइम। एंड द थर्ड वन मेरा क्या होता है, पोजेशन कॉन्स्टिट्यूटिंग पोजेशन काउंटरफिटिंग क्वाइंट। यदि आपके पास काउंटरफिटिंग क्वाइंट्स पाए जाते हैं या फॉल्स वेट वगैरह मेजर्स वगैरह पाए जाते हैं, मतलब गलत नापने के जो तरीके पाए जाते हैं, तब भी आप दोषी माने जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट वेयर द प्रिपरेशन इज सफिशिएंट। एंड द नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट द डकॉइटी। यदि आप डकॉइटी कमिट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेक्शन 399 ऑफ द आईपीसी डील्स विद इट, वेयर द प्रिपरेशन ओनली इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द क्राइम। वहां पे प्रिपरेशन इज सफिशिएंट है क्राइम को कमिट करने के लिए। तो दीज आर द सर्टेन स्टेप्स, मतलब सर्टेन ऑफेंसेस वेयर द ओनली द प्रिपरेशन विल बी सफिशिएंट एक्सेप्ट दीज। इनको छोड़ के बाकी केसेज में यदि आप देखेंगे, ओनली द इंटेंशन एंड प्रिपरेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द क्राइम। इसके अलावा बाकी जो केसेज है उनके अंदर इंटेंशन या प्रिपरेशन सफिशिएंट नहीं होगी किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। उसके लिए आगे की स्टेजेस होनी जरूरी है। वो कौन सी स्टेज है? थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, जैसा आप कहते हैं। आफ्टर द प्रिपरेशन, अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द क्राइम। प्रिपरेशन करने के बाद आप क्या करते हैं? अटेम्प्ट करते हैं। दैट इज द मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ए क्राइम। डायरेक्ट मूवमेंट एक तरह से आपने करी है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस if he does an act which is more than merely preparation to commit the offense। भाई कोई भी व्यक्ति अटेम्प्ट के लिए कब दोषी माना जाता है? यदि वो प्रिपरेशन करने के बाद उसके संबंध में कोई उससे आगे का कार्य कर देता है। क्या बताया मैंने? ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट इफ ही डज एन एक्ट विच इज मोर देन merely preparation टू कमिट एन ऑफेंस। जो मतलब वो प्रिपरेशन उसने करी, उससे आगे का यदि वो कार्य करता, नेचुरली ही विल बी लाइबल, तब वो लाइबल माना जाएगा। तो वहाँ पे यदि आप प्रिपरेशन करने के बाद यदि जैसे आपने कोई एक पिस्टल लोड करी और पिस्टल लोड करने के बाद आप उसको शूट करने के लिए आगे चल देते हैं और बाद में देखते हैं कि वो किसी मॉल में और वहाँ पे छिपके खड़े हो जाते हैं उसको लेके, तो वहाँ पे आपने उससे आगे का कार्य कर दिया, नेचुरली वहाँ पे आप लाइबल हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया नेक्स्ट इसका जो स्टेज है। तो क्या बताया मैंने? देयर मस्ट बी मेंसरिया और गिल्टी इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि मेंसरिया भी होनी चाहिए, गिल्टी इंटेंशन मतलब जो होनी चाहिए आपके दिमाग में। एक्ट मस्ट हैव बीन डन टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। वहाँ पे एक्ट कोई ना कोई कार्य जो प्रिपरेशन मैंने आपसे बताया उसको करने के संबंध में प्रिपरेशन होनी चाहिए। एंड एक्ट मस्ट फॉल शॉर्ट मतलब स्टार्ट अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस। आपने कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्य कर दिया जहाँ पे वो कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस के संबंध में चल रहा है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप ए बी को मारना चाहता था, ए ने बी को मारने का एक प्लान रचा और सोचा कि भी मैं इसको बंदूक से मारूंगा। वो बंदूक लेके आ गया और उसने अपनी जेब में पिस्टल रख ली। नेचुरली कि उसने पहले इंटेंशन करी, फिर उसने प्रिपरेशन करी और वो मारने के लिए चल दिया उसको, बी को मारने के लिए। और बी किसी मॉल के अंदर था। नेचुरली कि वो मॉल के अंदर छिपके एक साइड में खड़ा हो गया, जब वो बी आएगा उधर मैं मार दूंगा। तो नेचुरली दैट इज द मोर, वहाँ पे एक तरह से उसने वो अलग और आगे का कार्य कर दिया। तो क्या कहेंगे? दैट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द एक्ट। वहाँ पे एक तरह से उसने डायरेक्ट मूवमेंट कर दिया टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द एक्ट। देन वहाँ पे क्या कहेंगे? देन ही विल बी लाइबल। वहाँ पे वो उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो दैट इज द मोर देन द कमीशन मतलब प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन से ज़्यादा का कार्य हो गया। सो यदि हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, आपको पता अटेम्प्ट की, क्या आपको पता है कि अटेम्प्ट के संबंध में क्या जितने भी जैसे अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट आप कह दें, अटेम्प्ट टू मर्डर, आपने आईपीसी के अंदर पढ़ा होगा कि अटेम्प्ट के संबंध में आपको उसके पनिशमेंट नहीं दिए गए हैं। यदि अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करते हैं उसको डिफाइन किया गया है इसके अंदर, परंतु अटेम्प्ट टू यदि आप मर्डर के अलावा यदि अटेम्प्ट टू थेफ्ट करते हैं, अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन करते हैं या अटेम्प्ट टू मतलब इस तरह के जो कार्य करते हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान उसमें नहीं दिया गया। उसके लिए एक पार्टिकुलर सेक्शन दिया गया है, वो आपने पढ़ा होगा। Section 511 of the IPC provides that accused shall be punished with 1/2 of the longest term of the imprisonment provided for the offence or with prescribed fine for or both। सेक्शन 511 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कमिट करने का केवल अटेम्प्ट किया है, मर्डर के लिए तो जो दे रखा है वो बिल्कुल सही है कि जैसे मर्डर का दे रखा उन्होंने, उसके लिए तो वही वाला सेक्शन लागू हो जाएगा। परंतु जिसके अटेम्प्ट के संबंध में यदि उन्होंने कोई पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं किया है, तो उसके संबंध में ये कहा गया है कि उसका जो लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट उसका जो दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है आईपीसी के द्वारा, उसका 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट उसको प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद प्रेस्क्राइब्ड फाइन। और उसके संबंध में जो फाइन दिया गया वो भी उसे देना पड़ेगा। तो दिस इज द पनिशमेंट फॉर द अटेम्प्ट। इसका मतलब अटेम्प्ट, जहाँ पे अटेम्प्ट की बात आ जाएगी तो वहाँ पे आपका लाइबिलिटी आईपीसी के अंदर बनेगी ही बनेगी। मीन्स अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज आल्सो द ऑफेंस अंडर द आईपीसी। तो अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस वो आईपीसी के उसमें शामिल होगा।
तो दिस वॉज द थर्ड स्टेज। तो मैंने आपको 3 स्टेज यहाँ पे बताई है। पहली स्टेज मैंने आपको बताई थी इंटेंशन होनी चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन आपने की। सेकंड आपने प्रिपरेशन करी, और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये दो स्टेजेज है, इंटेंशन और प्रिपरेशन, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस। और यदि परंतु आपने यदि इंटेंशन और प्रिपरेशन के बाद यदि अटेम्प्ट कर दिया, देन यू मस्ट बी लाइबल, यू विल बी ट्राइड अंडर द आईपीसी, तब आप लाइबिलिटी आपकी बनेगी ही बनेगी। और एंड द लास्ट स्टेज फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज दैट इज अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट मीन्स, अकम्प्लिशमेंट किसे कहते हैं? इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस इन केस अक्यूज सक्सीड्स इन हिज अटेम्प्ट। मान के चलो उसने अटेम्प्ट करा बी को मारने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो चिपके खड़ा हो गया और वो उसने बी अपने उसमें हाथ में लोडेड पिस्टल रखी हुई है, अटेम्प्ट, उसने उसको मतलब मारने के लिए गोली चला दी और वो अपने प्रयास में सफल भी हो गया बी को मारने में, नेचुरली कि वहाँ पे अकम्प्लिशमेंट हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? दैट इज द लास्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इन केस अक्यूज सक्सीड्स इन हिज अटेम्प्ट। यदि वो अपने अटेम्प्ट में सफल हो जाता है, ही विल बी गिल्टी फॉर द कंप्लीट ऑफेंस, वहाँ पे वो कंप्लीट ऑफेंस के लिए दोषी हो जाएगा। बट इफ द अटेम्प्ट बिकम्स अनसक्सेसफुल, यदि उसका अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो नेचुरली द अक्यूज्ड विल बी गिल्टी फॉर द अटेम्प्ट ओनली। वहाँ पे उसका जो ऑफेंस है वहाँ पे उसके लिए अटेम्प्ट के लिए दोषी माना जाएगा अकेले। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, इफ एम फायर्स एट जेड, मान के चलो एम ने जेड पर गोली चलाई विद इंटेंट टू किल जेड, वो जेड को मारने के लिए। इफ द जेड डाइज, यदि जेड मर गया उस समय वो उसकी गोली से, तो नेचुरली ही विल बी गिल्टी फॉर मर्डर, वो मेडिकल दोषी होगा। बट इन केस जेड इज ओनली इंजर्ड, वहाँ पे वो जेड मरता नहीं है, वो केवल इंजर होकर रह जाता है, देन ही विल बी गिल्टी फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। तो वहाँ पे वो उसका क्या लाइबिलिटी बनेगी? वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए दोषी माना जाएगा, ना कि मर्डर के लिए। तो ये मैंने आपको बताया सारे के सारे इससे रिलेटेड स्टेजेस फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज पनिशमेंट। जैसा कि आपको पता कि सेक्शन 53 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 53 जो है आईपीसी का, वो कई तरह के पनिशमेंट की बात करता है। वो कौन कौन सा पनिशमेंट है? सेक्शन 53 ऑफ द आईपीसी डिफाइंस 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। इसके ना 5 तरह के पनिशमेंट की बात की गई है। पहला है डेथ। ए डेथ सेंटेंस इज द मतलब हार्डेस्ट, मतलब कैसे क्या हार्शेस्ट पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। किसी भी ऑफेंस के लिए सबसे बड़ा जो पनिशमेंट है ना, दैट इज द डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी है। तो और जहाँ पे डेथ पेनल्टी की हम बात करते हैं तो ये कुछ केसेस के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है। कैपिटल, जिसको कैपिटल पनिशमेंट के नाम से भी आप जानते हैं, जैसे मर्डर, डेकोइटी विद मर्डर, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अबैटिंग म्यूटनी, गिविंग एंड फैसिनेटिंग द एविडेंसेस अपॉन विच इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ, अबैटमेंट ऑफ द सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। तो दीज आर द सर्टेन ऑफेंसेस वेयर द कैपिटल पनिशमेंट कैन बी प्रोवाइडेड। वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ पनिशमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स रीगरस इम्प्रिजनमेंट। आप बात करते हैं जब इम्प्रिजनमेंट की, तो इम्प्रिजन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड सेकंड वन इज रीगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसको कहते हैं कठिन कारावास। रीगरस इम्प्रिजनमेंट मीन्स यू विल बी लास्ट ब्रेथ, मतलब यू विल बी इन जेल, मतलब आपकी आखिरी सांस तक आप जेल के अंदर रहेंगे, इसको कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो लास्ट ब्रेथ ऑफ द कन्विक्ट। एंड द सेकंड इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जिसको कहते हैं सिंपल इम्प्रिजनमेंट, साधारण कारावास। इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ 2 मतलब डिस्क्रिप्शन में, नेमली रीगरस इम्प्रिजनमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि रीगरस इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर। यदि आपको उसको हार्ड लेबर के साथ आपको इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है तो वो उसे करेंगे रीगरस इम्प्रिजनमेंट। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट आपको सिंपल जेल में रखा जाएगा, तो उसे कहते हैं सिंपल इम्प्रिजनमेंट। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ पनिशमेंट इज फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स मतलब आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। तो यदि आप मान के चलो आपके ऊपर कोई पेनल्टी, मतलब कोर्ट ने कोई फाइन इम्पोज किया था, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे ऑफेंसेज होते हैं जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को भी फॉरफीचर का आदेश दे दिए जाते हैं। तो फॉरफीचर इज द डाइवेस्टर ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट कंपनसेशन। वहाँ पे कंपनसेशन का कोई वो नहीं है, सीधी बात है जी, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। इफ़ यू हैव एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द लॉ, यदि आपने वो कार्य कानून के द्वारा जो विपरीत यदि वो कार्य किया है, कोर्ट में ऑर्डर द फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्यूज्ड इन सर्टेन ओकेजन्स। कुछ ऐसे ओकेजन होते हैं जहाँ पे किसी भी अपराधी के प्रॉपर्टी के फॉरफीचर के आदेश दिए जा सकते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ पनिशमेंट इज फाइन। फाइन इज द फॉरफीचर ऑफ द मनी बाय वे ऑफ पेनल्टी। फाइन एक तरह से फॉरफीचर ऑफ मनी है जो पेनल्टी के मतलब जरिए दिया जाता है। इट शुड बी इम्पोज इंडिविजुअली एंड नॉट कलेक्टिवली। एक तरह से ये इंडिविजुअली ही होता है जनरली, ये कभी भी कलेक्टिवली नहीं होता है। व्हेन द कोर्ट
sentences the accused for a punishment विच इंक्लूडिंग ए फाइन। यदि मान के चलो कोर्ट ने किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दिया और वहाँ पे फाइन भी मतलब इंक्लूड है, तो इट कैन स्पेसिफाई दैट इन द इवेंट ऑफ कन्विक्ट डज नॉट पे द फाइन। यदि उस और वहाँ सजा उसे मिल रही है और उसने फाइन पे नहीं करा, तो इट वुड सफ़र मोर इम्प्रीजमेंट। वहाँ पे वो उसके जो इम्प्रीजमेंट होगा उसको ज़्यादा मतलब दे दी जाएगी। इट वुड हैव टू सफ़र इम्प्रीजमेंट फॉर ए फर्दर पीरियड एज इंडिकेटेड बाय द कोर्ट विच इज़ जनरली रिलेटेड टू द डिफॉल्ट सेंटेंसेस। तो ये मैंने आपको बताया पनिशमेंट के संबंध में। तो इससे आगे की जो वीडियो है वो मैं अगली उसमें वीडियो में कवर करूँगी आगे के जो कंसेप्ट है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू मस्ट put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.